है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो यहाँ पे जैसे पढ़ा है तो हम मतलब एंशंट इंडिया से लेके चलना है, लाइक एजुकेशनल प्लानिंग ड्यूरिंग एंशंट इंडिया, फिर ड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया एंड देन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एंड उसके बाद फिर हम प्रेजेंट में आए, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट, उसके बाद प्रेजेंट में। तो एजुकेशनल प्लानिंग इन एंशंट इंडिया में क्या था भाई, तो भाई गुरुकुला सिस्टम था, है ना, गुरुकुल आश्रम था, मतलब कोई प्रॉपर लेवल ऑफ प्लानिंग नहीं थी, मतलब सिंगल टीचर स्कूल हुआ करता था। द कंटेंट ऑफ लर्निंग वाज एग्जॉस्टिव, है ना, बहुत थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती थी लेकिन एग्जॉस्टिव होती थी। एक ही टीचर सारी चीज़ें पढ़ा रहा होता था, बिल्कुल एक होम होता था जिसमें पूरा मतलब जो बच्चे होते थे वो वही टीचर के अंडर रहते थे, खाते पीते सब, मतलब सारी चीज़ें उन्हीं के अंडर होती थी। द नीड फॉर एजुकेशन प्लानिंग एट मैक्रो लेवल वाज नॉट फेल्ड। मैक्रो लेवल पे एजुकेशन के लिए कोई मतलब प्लानिंग नहीं होती थी, जो होती थी वो माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल मतलब वही छोटे स्तर पे कि मतलब एक प्राइवेटली ओन्ड, मतलब कोई मान लो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है तो उसके पास मतलब 10-15 लोग आके पढ़ते थे या उनके साथ रहते थे और उससे सीखते थे, है ना। और एजुकेशन भी एक सॉर्ट ऑफ फ्री थी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन थी। तो ये था एंशंट इंडिया में, ठीक है। अब अगर हम मुस्लिम एजुकेशन प्लानिंग ड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया की अगर बात करें तो मतलब डेवल के वक्त क्या था, तो मदरसा, मकतब, पाठशाला ये सब था उस ज़माने में, ठीक है। वहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल एंड मटेरियल नॉलेज दी जाती थी, ठीक है। अगर उस वक्त मुग़ल और खिलजीज़ का ज़माना था तो उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट करा। मतलब देखो अब मैक्रो लेवल पे आ गया, मतलब जो राजा होते थे, जो बादशाह होते थे, दे स्टार्टेड प्लानिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, है ना, उसके अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने वर्क करा। कुछ ट्रेनिंग स्कूल्स खुले हैं, कुछ सेंटर्स खुले हैं, है ना, वो बहुत सारे मदरसा और मकतब उन लोग ने भी बनवाए, ठीक है। प्राइवेट इनिशिएटिव भी लिया, मतलब माइक्रो लेवल पे वर्क हुआ, माइक्रो लेवल पे भी वर्क हुआ, ठीक है। लेकिन एजुकेशन वाज सेक्युलर एंड सोशली रेलेवेंट, ठीक है। सेकुलर भी था मतलब क्योंकि देखो मदरसा में स्पिरिचुअल के साथ साथ मटेरियल भी पढ़ा, मतलब मटेरियल नॉलेज भी दी जाती थी। तो इस तरह का एजुकेशनल प्लानिंग होता था ड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है। फिर एजुकेशन प्लानिंग अंडर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश का रूल आया तो क्या हुआ, तो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, यहाँ से एक फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग स्टार्ट हुआ, मीन्स कमीशन सेटअप होने लगी, है ना। जैसे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जानते हैं, वुड डिस्पैच 1854 जानते हैं, इसी तरह से बहुत सारे कमीशंस एंड रिपोर्ट का आप लोग नाम मतलब लिख दीजिएगा। इंडियन एजुकेशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको कहते हैं, और भी मतलब जितने जितने जो जो एक्ट सब जहन में आए वो सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। एजुकेशन वे यूज एज द मोस्ट पावरफुल एजेंट फॉर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, है ना, अपने मतलब उन्होंने बल्कि अच्छा वेपन की तरह यूज़ किया एजुकेशन को। वेरियस कमीशन वाज हेल्ड अंडर ब्रिटिश रूल इन ऑर्डर टू रिकमेंड एंड इम्प्लीमेंट द एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट इन इंडिया। बहुत सारे तो वो कमीशंस जो थे वो सब क्या थे, दिस ऑल आर एजुकेशनल प्लानिंग। जो एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी कमीशन हुए वो एजुकेशनल प्लानिंग ही थी, ठीक है। अब उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इसमें भी यही हुआ, जैसे हम बहुत सारा फेमस है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 में आया, फिर प्लानिंग कमीशन भी बना इसी ज़माने में, लाइक 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। उसके अंदर एजुकेशनल डेवलपमेंट को एज ए इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना गया नेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड। जब प्लानिंग कमीशन बनाया तो उसमें एजुकेशन के रिलेटेड भी बात डाली गई कि एजुकेशन को भी कैसे डेवलप किया जाए जिससे नेशनल डेवलपमेंट हो। और भी कई कमीशंस हैं इसके, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट के कमीशन लिख लीजिएगा फिर, लाइक कोठारी कमीशन 1964-66, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हो गया 1986, और प्रोग्राम ऑफ एक्शंस कई सारे जो हैं वो, ठीक है। और यूजीसी बना 1956 में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आएगी। उसके बाद एट प्रेजेंट में देखा जाए तो अब इंटरनेशनल लेवल से भी वर्क होता है, लाइक यूनेस्को, है ना। यूनेस्को के थ्रू बहुत सारे एजुकेशनल कैंपेन, एजुकेशन फॉर ऑल, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। और ठीक है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है। नेशनल स्टाफ कॉलेजेस फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश्ड है। नेपा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो 1962 में बनाया था, इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग को लेकर। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज होता है आजकल हर यूनिवर्सिटीज़ में,
ठीक है। प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी कंट्री क्या है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इसमें कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं एजुकेशन प्लानिंग के, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो हम निगेटिव एस्पेक्ट्स अगर देखें तो क्या है कि बहुत सारे कैपिटल इन्वॉल्व होते हैं, ऑल्दो अ वेरी माइनर रोल इन इंक्रीजिंग नेशनल आउटपुट। एजुकेशन का नेशनल आउटपुट बढ़ाने में बहुत कम योगदान रहता है, ऑल्दो इसमें कैपिटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि स्कॉलरशिप देना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, जो कोर्सेज मतलब निकाल के लाना। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे इन्वेस्ट एजुकेशन में करने के बावजूद भी नेशनल इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। पॉजिटिव साइड ये है कि प्लानिंग ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज साइंटिफिक प्रोजेक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वांटम एंड क्वालिटी ऑफ स्किल। Educational plan has to proceed along with the manpower planning, and both these should form an integral part of the overall economic plan. पूरा इकोनॉमिक प्लान जो है आपके एजुकेशनल प्लान पे डिपेंड है। ये एक साइंटिफिक प्रोजेक्शन है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट का, कि अगर आपने एजुकेशन को जिस तरह से प्लान करा, जैसे इसमें वोकेशनलाइजेशन है, ठीक है, एकेडमिक्स है, तो वोकेशनल से ही तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग निकल रहे हैं। आपके एजुकेशन के थ्रू ही तो उनके स्किल सारी है, साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहा है, सारी चीज़ें। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म अप्रोच जो है एजुकेशन से ही अचीव हो रहा है, ठीक है। तो ये बात है। एजुकेशन इन इंडिया इज़ प्राइमरी स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी, सो द पैटर्न ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड प्लान डिपेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर एजुकेशन। तो अगर इंडिया के एजुकेशनल प्लानिंग की बात करें तो ये पूरा किस चीज़ पे डिपेंड है, हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, गवर्नमेंट का जो अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंटल रिसोर्स फॉर एजुकेशन, की एजुकेशन पे कितना पैसा लगाने के लिए हमारा गवर्नमेंट तैयार है। तो ये फाइनेंसिंग दो तरह से हो रही है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब डोमेस्टिक, ठीक है, लाइक पब्लिक और प्राइवेट, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, WHO वही यूनेस्को वगैरह से। तो ये इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इंटरनल से बहुत ज़्यादा फाइनेंस मिलता है। पब्लिक मतलब सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो रेवेन्यू होता है जो हम अर्न करता है टैक्सेस के थ्रू, सेस। और प्राइवेट में हो जाएगा तुम्हारा, जैसे कि प्राइवेट स्कूल से जैसे फीस दे रहे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, डोनेशंस हैं, तो उससे एक अर्न होता है। तो ये पूरे फाइनेंस पे ही डिपेंड होता है हमारा एजुकेशनल प्लानिंग, ठीक है। फिर उसके लेवल पे कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग का भी वर्क कर रहा है। तो ये एक्चुअल में जो कंट्रोल का काम करता है वो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे होता है, और उसी के हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन होगा, प्लान होगा कि एजुकेशन पे कितना खर्च किया जाए, कैसे कैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट को मतलब उसके अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। मेन काम जो है फाइनेंस का, एजुकेशन प्लानिंग का, सेंट्रल स्टेट ही करता है, ठीक है। हमारे इंडिया में ग्रांट इन एड का भी सिस्टम है, जो कमीशंस का ही रिकमेंडेशन है, ठीक है। ऑल्सो रन बाय ग्रांट इन एड पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट गिवन रिकरिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग ग्रांट्स। तो ग्रांट इन एड के थ्रू गवर्नमेंट रिकरिंग ग्रांट भी देती है, नॉन रिकरिंग ग्रांट भी देती है। रिकरिंग मतलब वो जो रिकरिंग जो बार बार देना पड़ता है, लाइक जैसे मेंटेनेंस के लिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनवा लिया, लेकिन उसमें अब जैसे कि उसकी मेंटेनेंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं स्कूल के, और ये सारी चीज़ें रिकरिंग हो जाएंगी। नॉन रिकरिंग मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें, जैसे कि अब बिल्डिंग बनवा लिया, ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, स्कूल सेटअप कर दिया, ठीक है। वो 1976 में एजुकेशन जो है वो आप कंकरेंट लिस्ट में आ गया था, उससे पहले वो स्टेट लिस्ट में था। लेकिन अभी भी कई चीज़ें हैं एजुकेशन की जो सेंट्रल लेवल पे हैं, जैसे कि हमारा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कुछ सेंट्रल स्कूल्स हैं, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशंस हैं, नेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। UGC के कुछ प्रोग्राम्स हैं, CBSE है, NCERT है, नोएपा है, मतलब वो, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एज वेल एज द फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ दीज सेक्टर्स, ये जो मैंने नाम लिया, इन सारे का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। उसको प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना, फाइनेंस करना, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो ठीक है, तो कुछ चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, कुछ कंकरेंट लिस्ट में है, और कुछ स्टेट लेवल पे भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो मतलब फाइनेंस कमीशन में बजट निकलता है, हर फाइनेंशियल ईयर में बजट निकलता है।
तो उस बजट में 2 तरह के बजट होते हैं, ठीक है। मतलब एजुकेशनल बजट दो, एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। प्लान एक्सपेंडिचर को हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को कमिटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। डेवलपमेंटल मतलब क्या हुआ, प्लान एक्सपेंडिचर में वही चीज़ें, मतलब इसमें आ जाएगा नॉन रिकरिंग वाली चीज़ें, लाइक बिल्डिंग ऑफ न्यू स्कूल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोग्राम, ये वाली चीज़ें। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कमिटेड मतलब रिकरिंग वाली, जैसे मेंटेनेंस ऑफ ऑन गोइंग प्रोग्राम एज वेल एज बिल्डिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, है ना, जो मेंटेनेंस उसको करना, ठीक है। ऐसे ही प्लानिंग कमीशन का भी मैंने बताया जो 19, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन किस चीज़ के लिए वर्क करता है, टू वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द सिस्टम एजुकेशन के, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन उसके मेंटेनेंस के लिए वर्क कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल प्लानिंग देयर इज़ एन इंक्रीज इन द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, MYS में इजाफा हुआ है, एजुकेशन इंडेक्स में इजाफा हुआ है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में इजाफा हुआ है, जेंडर पैरिटी में इजाफा हुआ है। 12 5 ईयर प्लान में भी कई रिकमेंडेशन एजुकेशन के रिलेटेड दी गई, जिसके वजह से CC आया था, ठीक है। SS एंड इक्विटी इन एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल है, टीचर एजुकेशन पे इजाफा हुआ, फिज़िकल एजुकेशन पे इजाफा हुआ, सोशल एंड जेंडर बायसनेस ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन